हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को आज दुर्गा अष्टमी महागौरी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल बी के एग्रीकल्चर क्लासेस में। मैं विपिन शर्मा एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल बी के एग्रीकल्चर क्लासेस पे। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख कर ये जान ही गए होंगे कि आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो अनाज और दलहनी फसलों पर होने वाला है। और आज हम चर्चा करने हैं अनाज और दलहनी फसल के बारे में। तो जल्दी से आप सभी मित्र साथी हमारे इस चैनल पे जुड़ जाइए और आज के सेशन पे अपने आप को उपस्थित करिए, जिसमें हम आप सभी से चर्चा करेंगे अनाज और दलहनी फसलों के बारे में। अच्छे कंटेंट के साथ ये लेक्चर होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी अपने सभी साथियों को इस चैनल तक जोड़िए। और अभी तक जो भी हमारे मित्र नए जुड़े हुए हैं इस चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। तो आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है हमारे इस चैनल बी के एग्रीकल्चर क्लासेस में। तो एक बार आप सभी हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि मैं द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अपनी कृषि की तैयारी बेहतर बनाने के लिए जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे इस चैनल के साथ और अपना आशीर्वाद देते रहिए, अपना प्यार लुटाते रहिए हमारे इस चैनल बीक एग्रीकल्चर क्लासेस को। तो आज के सेशन को हम चालू करते हैं। तो चलिए फिर आज के सेशन का पहला टॉपिक हमारा है दलहनी फसल। तो दलहनी फसल क्या होती है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। दलहनी फसल को दाल वाली फसल के नाम से जानते हैं, अर्थात कहने का मतलब दलहनी फसलें फलीदार पौधों से आती हैं जो दालें पैदा करती हैं, जिनमें मुख्य रूप से चना, मूंग, उड़द, मसूर, अरहर, राजमा और मटर ये सभी फसलें होती हैं, जो कि दलहन के रूप में उपयोग की जाती हैं, यानी दाल के रूप में उपयोग की जाती हैं। ये फसलें अपनी जड़ों के माध्यम से हवा में नाइट्रोजन को स्थिर करती हैं और मृदा की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाते हैं। इन फसलों में प्रोटीन और फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इन्हें हम प्रोटीन और फाइबर का उत्कृष्ट स्रोत भी कहते हैं। और ये मानव अपने लिए भोजन और पशु के लिए चारे के रूप में उगाता है। अर्थात कहने का मतलब कि दलहनी फसल वे फसलें होती हैं जो फलीदार फलों से प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम मुख्य रूप से दाल के रूप में उपयोग करते हैं। और ये हमारे खेत में यानी लेगुमिनस क्रॉप जो भी होते हैं वो जड़ में नाइट्रोजन फिक्सेशन को बढ़ाते हैं और जिससे कि मृदा की उर्वरा शक्ति भी अच्छी इंक्रीज़ होती है। और दाल में मुख्य रूप से अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है और ये फाइबर का भी अच्छा कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें फाइबर और प्रोटीन का मुख्य और उत्कृष्ट कहा जाता है और इनका मुख्य रूप से उपयोग हमारे जीवन में होता है। अगला टॉपिक हमारे सामने आ चुका है, दलहनी फसल को कितनी ऋतुओं में उगाया जाता है, कितने मौसम में उगाया जाता है। तो आपके लिए पहला होता है खरीफ वाली दलहन फसल, जिसको हम जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में काटते हैं। उसके बाद दूसरा आता है रबी वाली फसल, तो अर्थात कहने का मतलब जिसको हम अक्टूबर नवंबर में बुआई करते हैं और मार्च अप्रैल में काटते हैं। फिर उसके बाद आती है जायद वाली फसल, जिसको हम फरवरी मार्च में बोते हैं और मई जून में काटते हैं। तो 3 तरह के मौसम होते हैं और इन 3 तरह के मौसम में हम दलहनी फसलों को उगाते हैं। पहली आपकी होती है दलहनी फसल के अंतर्गत खरीफ वाली। तो इसमें हमने आपको बताया कि आपको जून जुलाई में आप खरीफ में जो भी आप दाल वाली फसल है उनको बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं। फरवरी उसके बाद आता है मार्च अप्रैल में काटते हैं रबी की फसल को और अक्टूबर नवंबर में बोते हैं। और फिर अब अगला आता है जायद की फसल को हम मार्च अप्रैल में बोते हैं, यानी फरवरी मार्च में बो देते हैं और मई जून तक इसकी कटाई कर लेते हैं। ये हमारा मेन मोटो है। तो अभी जो भी साथी हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं उन सभी साथियों को जोड़िए। आप सभी एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए और इस तरह के कंटेंट मैं आप सभी के लिए हमेशा लाता रहता हूँ, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो आप सभी मित्रों से मेरा आग्रह है कि आप सभी एक बार मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और जो भी मित्र हमारे नए इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनकी भी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू चलती रहे और कृषि में अपना अच्छा रिस्पॉन्स दे सकें और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में
सफलता प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने सभी ग्रुप में इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक कर लीजिए। तो दलहनी फसल के बारे में हमने आपको बताया कि दलहनी फसल के 3 ऋतुओं में उगाते हैं। तो आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो ये आता है हमारा खरीफ दलहन फसल, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि वर्षा के मौसम में उगाई जाने वाली फसल कहते हैं। और इस फसल को उगाने का मुख्य मोटिव होता है कि जो खरीफ की फसल होती है, इसको हम बुआई जब करते हैं तो होता है जून जुलाई का, और कटाई का जो समय होता है वो अक्टूबर नवंबर में होता है। अगर हम खरीफ की फसल की बात करें तो खरीफ की फसल के लिए जो दलहनी फसल होती है उनको औसत तापमान जो होता है वो 25 से 35 सेंटीग्रेड होता है। और अगर सिंचाई की बात करते हैं तो को जो है अच्छी जल निकास वाली भूमि की आवश्यकता पड़ती है। खरीफ की दलहनी फसल को अच्छी जल निकास होना अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि वर्षा के प्रारंभ में ये बुआई की जाती है, जिससे कि जल भराव होता है और कभी कभी फसलें हमारी सड़ने लगती हैं। इससे बचाने के लिए हमें अच्छी जल निकास वाली भूमि का चयन करना चाहिए, और टेम्परेचर जहाँ पे आपको 25 से 35 सेंटीग्रेड मिले। आपको समय बताया गया है कि बुआई का जो समय होता है, खरीफ की फसल को हम जून जुलाई में बोते हैं और उसकी कटाई हम अक्टूबर नवंबर में करते हैं। तो ये मुख्य बातें थी जो खरीफ दलहनी फसल के अंतर्गत आती हैं। तो हम बता रहे हैं आपको, आज का हमारा मुख्य टॉपिक जो है वो अनाज और दलहनी फसल है, जिस पे हम आप सभी से चर्चा कर रहे हैं। तो जिसमें पहला टॉपिक हमने आपसे फसल यानी कहने का मतलब दलहनी फसल के बारे में चर्चा किया, और दूसरा टॉपिक हमने उठाया फिर आपको बताया कि कौन से मौसम होते हैं जो दलहनी फसल को हम उगाते हैं। फिर उसके बाद अगला टॉपिक हमारा आ गया था खरीफ, जिसको आप पढ़ रहे हैं अभी। तो जिसमें अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे से कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़िए, और कमेंट के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह आप अपनी समस्या का सॉल्यूशन पा सकते हैं, और अधिकतम प्रयास करेंगे कि हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। तो चैनल अगर अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को एक बार लाइक करिए। चलिए आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो बताते हैं कौन कौन सी फसल आपकी मुख्य रूप से खरीफ के अंतर्गत आती हैं, जो कि दाल के रूप में उगाई जाती हैं। सबसे पहले हम अरहर की बात करते हैं। तो अरहर आपका हम तूर वाली दाल भी कहते हैं, यानी तूर दाल भी के नाम से जाना जाता है, और यह फसल 150 से 180 दिनों में तैयार की जाती है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है उड़द, जिसको हम ब्लैक ग्राम के नाम से जानते हैं। इसकी फसल 90 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। और अगर बात करते हैं अगला तो मूंग आता है, जिसको हम ग्रीन ग्राम के नाम से जानते हैं। यह जल्दी पकने वाली फसल है जो कि 60 से 90 दिनों में ही तैयार हो जाती है। और आता है फिर लोबिया, जिसको हम क्लस्टर बीन के नाम से जानते हैं। ये पशुओं के चारे और सब्जी के रूप में उपयोग की जाती है। इनकी फलियां, जो लोबिया की फली होती है, इसका उपयोग हम कहीं ना कहीं पशुओं को खिलाने के लिए, और फली का उपयोग हम ज़्यादातर सब्जी के रूप में करते हैं क्लस्टर बीन का। मूंग का जो है हम दाल बनाते हैं, और उड़द है, उड़द का भी दाल बनाते हैं। अरहर है, अरहर की दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। उड़द की भी दाल में प्रोटीन पाया जाता है। तो ये सभी दाल जो है खरीफ की दलहनी फसल की अंतर्गत आने वाली मुख्य फसल हैं, जिनको हम खरीफ के सेशन में उगाते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि खरीफ की बुआई जो होती है वो जून जुलाई में होती है, और इसकी कटाई अक्टूबर नवंबर तक की जाती है। तो ये सभी क्रॉप्स आप खरीफ की दलहनी फसल के अंतर्गत आप आसानी से उगा सकते हैं, जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन सबसे अधिक पाया जाता है। दलहनी फसल में के रूट्स जो होते हैं उनमें नाइट्रोजन अधिक पाए जाने के कारण ये मृदा की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाते हैं, और आगने वाली अगली फसल के लिए जो है नाइट्रोजन की मात्रा को कम से कम मात्रा में देने पर ये अपनी फिक्सेशन जो है वह मृदा से प्राप्त कर लेते हैं। तो अरहर को हम तूर दाल के नाम से जानते हैं, ये कभी कभी पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। उड़द को और किस नाम से जानते हैं, मूंग को किस और नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और भी टॉपिक्स बताते हैं। रबी, जिसको हम कहते हैं रबी दलहन फसल, और रबी की फसल को हम सर्दियों में उगाते हैं।
और इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सर्दियों में उगाई जाने वाली फसल के नाम से भी जानते हैं। तो रबी की फसल की बुआई का जो समय होता है वो अक्टूबर नवंबर होता है और कटाई का समय होता है मार्च अप्रैल। अर्थात कहने का मतलब रबी की जो दलहनी फसल है उसको हम मार्च अप्रैल तक काट लेते हैं। और अगर हम बात करते हैं रबी के दलहनी फसल को किस प्रकार की टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, तो बता दें कि आपको ये 10 से 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। और सिंचाई की अगर बात करें तो थोड़ी नमी वाली मिट्टी में उपज अच्छी मानी जाती है। यानी कहने का मतलब जिस मिट्टी में नमी रहती है इस प्रकार की मृदा में रबी की फसल अच्छी उगती है। तो रबी की फसल के बारे में हमने बताया कि रबी की फसल को हम गर्मी वाली फसल के नाम से भी जानते हैं, लेकिन जिसको हम सर्दियों में बोते हैं और गर्मियों में काटते हैं। अर्थात कहने का मतलब जब आपका ठंडी प्रारंभ होने लगता है तो हम रबी की फसल की जो दलहनी फसलें हैं उनको बोते हैं। और जैसे ही गर्मी प्रारंभ होने लगती है यानी गर्मी में मार्च अप्रैल जब आने लगता है तब हम इसकी कटाई कर लेते हैं। तो टेम्परेचर अगर इसकी बात करें तो फली के लिए सबसे बेहतर होता है 10 से 25 सेंटीग्रेड, यानी कहने का मतलब ठंडे से नॉर्मल टेम्परेचर रहना चाहिए, जिससे कि अच्छे से फलियाँ बैठ सकें और दाने अच्छे बैठें। और उसके बाद अगर सिंचाई की बात की जाए तो सिंचाई आपने देख ही लिया कि थोड़ी नमी वाली मिट्टी हो जिसमें नमी की मात्रा हल्की रहे, जिससे कि पाला वगैरह ना लगे। तो इनमें जो आप रबी की फसल के बारे में बात हो रही थी, तो इसके पहले हमने बात की आपसे खरीफ़ की। तो खरीफ़ के बारे में हमने आपको बताया कि खरीफ़ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। और आपको बताया गया कि वर्ष भर में आपकी 3 क्रॉप्स उगाते हैं हम लोग। और प्रत्येक जो भी मौसम होते हैं उनका 4 वर्ष का समय होता है, सॉरी 4 महीने का समय होता है और ये 4 से 5 महीने में तैयार हो जाते हैं। तो रबी की दलहनी फसल के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे थे, चलिए आगे चलते हैं। तो रबी की दलहनी फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं उनके बारे में अब चर्चा करने वाले हैं। तो पहला आपका आता है चना, जिसको हम बंगाल ग्राम या काबुली चना कहते हैं। यानी कहने का मतलब काबुली चना अलग होता है और बंगाल चना अलग होता है। ये ज़्यादातर भारत की सबसे बड़ी दलहनी फसल के नाम से जानी जाती है। उसके बाद आता है मसूर, जिसको हम लेंस टमाटर के नाम से कहते हैं और ये सर्दी के मौसम में अधिक उगाई जाने वाली फसल है और इसमें भी प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। मटर, मटर आप जानते ही हैं कि रबी फसल की सबसे महत्वपूर्ण फसल है और इसको सर्दियों में ही उगाया जाता है। और इसकी फलियां हम कच्चा और पकने के बाद भी दोनों तरह से उपयोग में लाते हैं। इसलिए इसको हम मटर को हरी मटर सब्जी के रूप में और पकने के बाद दाल के रूप में उपयोग करते हैं। इनकी फलियां हम उपयोग करते हैं सब्जी के रूप में, दानों को जब हरी अवस्था में होती है, और जब पक जाती है तो हम दाल के रूप में उपयोग करते हैं। और इनके जो पौधे होते हैं, वनस्पति भाग होते हैं यानी वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, उनका उपयोग हम चारे के लिए भी करते हैं। यह आपकी मुख्य रूप से लेगुमिनस क्रॉप है। उसके बाद बात करते हैं राजमा की। तो राजमा को हम किडनी बीन्स के नाम से जानते हैं, इसलिए इसको किडनी बीन्स कहते हैं क्योंकि यह किडनी की तरह देखने में दिखाई देता है, लेकिन यह बहुत ही उपयोगी, ये पोषक तत्व से भरपूर होता है जो कि रबी सीज़न में आपकी उगाई जाती है। तो एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं रबी सीज़न की प्रमुख दलहनी फसल चना, चना को हम बंगाल चना, काबुली चना के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है मसूर, मसूर को हम लेंस के नाम से जानते हैं जो कि सर्दियों में उगाई जाती है। मटर, मटर आपका जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप होता है जो कि दलहनी फसल के अंतर्गत आती है। उसके बाद बात करते हैं राजमा की। तो राजमा आपका किडनी की तरह दिखता है और ये पोषक तत्व से भरपूर होता है, जिसको हम रबी सीज़न की क्रॉप के अंतर्गत आते हैं। यानी कहने का मतलब ये ठंडियों में उगाई जाने वाली, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली क्रॉप्स है। तो हमने आपको बताया रबी सीज़न की प्रमुख फसलों के बारे में। तो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि रबी की फसल में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट दलहनी फसल हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक आपका आता है जायद की दलहनी फसल। जायद की दलहनी फसल का मतलब होता है कि ग्रीष्म काल में उगाई जाने वाली फसलें, यानी जो गर्मी प्रारंभ होने पर चालू होती हैं उस प्रकार के जो फसल बोते हैं उन्हें हम ग्रीष्मकालीन फसल के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार की फसलों को उगाने का जो समय होता है वह फरवरी मार्च होता है। और कटाई की समय की अगर बात करें जायद वाली फसलों की, तो उनकी कटाई का समय मई जून होता है। और अगर आवश्यक तापमान की बात करें तो गर्मी का मौसम होता है, तो गर्मी के मौसम में वैसे भी आप लोग जान ही रहे होंगे कि तापमान अधिक होता है। तो जायद की जो भी फसलें होती हैं उनको हम 30 से 40 सेंटीग्रेड पर उगा सकते हैं।
और अगर सिंचाई की बात करें तो देखिए गर्मी का मौसम होता है तो यहाँ पे आपको पानी की अधिक आवश्यकता होगी, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि अच्छी जल निकास वाली मिट्टी होना अत्यंत ज़रूरी है, जिससे कि पानी का भराव ना हो। नहीं तो कभी कभी हमारी फसल सड़ने गलने लगती है और अधिक पानी होने पर पत्तियाँ पीली होकर सड़ने लगती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान देना है कि गर्मी के सीज़न में जायद की फसलों को, जो आपकी दलहनी फसल है, उसको उगाया जाता है और उसमें अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी मित्र हमारे नए जुड़े हैं इस चैनल से, वो सभी हमारे चैनल को एक बार लाइक कर दें, और जो नए मित्र साथी हमारे जुड़े हैं उनसे आग्रह है कि हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, जिससे कि उनको हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आप सभी को बताते चलें कि इस लेक्चर के तुरंत बाद अगला जो हमारा क्लास होने वाला है, इस लेक्चर पर आधारित आपका MCQ होने वाला है। तो हमारे साथी जो अपनी तैयारी को कृषि में बेहतर बनाना चाहते हैं, वह सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने साथियों तक ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, और आपके जो भी प्रश्न या क्वेरीज़ हैं आप कमेंट सेशन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे और बात करते हैं दलहनी फसलों में उगाने से हमें क्या बेनिफिट्स हैं, यानी बेनिफिट्स ऑफ पल्सेस क्रॉप। तो सबसे मोटी बात यही होती है हमारे लिए कि दलहनी फसल को हम अगर उगाएं तो क्यों उगाएं और इसका क्या हमें लाभ होगा। तो सबसे पहले आपसे चर्चा कर लेते हैं कि पहला हमारा क्या है, ये न्यूट्रिशन रिच मात्रा में पाई जाती है, यानी कहने का मतलब पोषण से भरपूर होता है। दूसरी चीज़, दलहनी फसल में क्या क्या पाया जाता है, तो दलहनी फसल में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम और जिंक भरपूर मात्रा में आप पाया जाता है। सबसे अच्छी बात कि यह जो दलहनी फसल होती है, यह शाकाहारियों के लिए सबसे बेस्ट होता है, और इसका मोटिव क्या होता है, प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है, इसलिए दाल का उपयोग हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं। और अच्छी बात, ये डायबिटीज़, हृदय रोग और मोटापे को कम करने में मददगार होती है, यानी कहने का मतलब ये इंस्टेंट एनर्जी के नाम से भी आप इसको कह सकते हैं दलहनी फसलों में, यानी ये ऊर्जा देने का कार्य करती है। और यह ऊर्जा हमारे शरीर में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम और जिंक के रूप में हमारे शरीर में पाई जाती है, और ये शाकाहारी का मुख्य प्रोटीन का साधन बनता है। और जो रोगी व्यक्ति होते हैं जैसे डायबिटीज़, हृदय रोग और मोटापे को ये कम करने में मदद करती है। तो ये होती है हमारी बेनिफिट्स पल्सेस की, कि पल्स हमारे जीवन में, यानी दाल हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है, किस प्रकार से फ़ायदा करता है, और इसमें क्या क्या प्रोटीन्स या कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ये सभी पाए जाते हैं। इन सभी मोटिव्स के बारे में हम आप सभी से चर्चा कर रहे हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है, आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करिए और अपने सभी साथियों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और आपके पास जितने भी ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ तक शेयर करिए और अधिक से अधिक मित्रों को जोड़िए इस चैनल से। बीके एग्रीकल्चर क्लासेस जो आपकी सेवा में बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट निरंतर धारा प्रवाह दिए जा रहा है। तो हम आप सभी से चर्चा कर रहे हैं, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। और अगला टॉपिक है कि मृदा की उर्वरता को बढ़ाना। तो जो दलहनी फसल होती है उनका मुख्य मोटिव एक और होता है, वो होता है मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। दलहनी फसल में हमने आपको अभी चर्चा किया था कि नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है जो कि मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, यानी इम्प्रूवमेंट करता है सॉइल फर्टिलिटी को। और दलहनी फसल प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, जिससे कि मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। और यह एक जैविक खेती को बढ़ावा देता है, जिससे कहीं कहने का मतलब जो हम नाइट्रोजन के रूप में यूरिया या अन्य उर्वरक का उपयोग करते हैं उसकी कमी की पूर्ति कर सकता है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग के रूप में। और ये हमारे वातावरण को शुद्ध भी रखने का प्रयास करेगा, और तब हम क्या होता है कि उर्वरकों के ऊपर ज़्यादा निर्भर नहीं होंगे, जिससे कि हमारे नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति होगी। तो हमारा मुख्य मोटिव इस टॉपिक के अंतर्गत क्या था कि मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना और नाइट्रोजन फिक्सेशन को बढ़ाना और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना। ये हमारा मुख्य मोटिव था सेकंड टॉपिक आपका उठाने का। ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे जो कि हम आप सभी से चर्चा कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आप
अपने सेशन को अच्छे से पढ़कर जो एमसीक्यू पर आधारित प्रश्न होंगे उनका अच्छे से चयन करेंगे और अधिक से अधिक 100% प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस चैनल को अच्छे से पढ़ें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। और कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो या आपकी कोई सलाह है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी सलाह को दे सकते हैं, या कोई और सुझाव देना चाहते हैं या आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा है जल संरक्षण में सहायक, यानी ये वाटर कंजर्वेशन में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। कौन? दलहनी फसल। तो अगर दलहनी फसल क्या करता है, हमारी जल संरक्षण को बचाता है, अर्थात कहने का मतलब पानी की कमी की पूर्ति करता है। तो किस प्रकार से करता है, तो चलिए हम बात करते हैं। तो दलहनी फसल को कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो आप लोग जानते ही होंगे। और जिससे क्या होता है कि दलहनी फसल को जब कम पानी की आवश्यकता पड़ती है तो इसको हम सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भी आसानी से उगा सकते हैं, यानी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इसको हम आसानी से उगा सकते हैं। और अगर इसकी जलवायु की बात करते हैं तो ये जलवायु परिवर्तन के अनुकूल खेती के लिए सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। यानी अगर जलवायु अच्छा नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी आप दलहनी फसल को आसानी से उगा सकते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा विकल्प होता है और अच्छा प्रॉफिट देता है। क्योंकि दलहनी फसल में आपको बताया गया कि प्रोटीन, फाइबर और अन्य चीज़ें प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, जैसे आयरन हो गया और सल्फ़र हो गया, जिंक हो गया। ये सभी आपके लिए अत्यंत उपयोगी होती हैं, आपके शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कहने का मतलब पोषण के रूप में अच्छा काम करते हैं, प्रोटीन का अच्छा स्रोत होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जल संरक्षण के लिए भी ये सहायक होती है आपकी दलहनी फसल, जो कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। और जलवायु परिवर्तन में भी अच्छा कारगर दलहनी फसल होती है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने साथियों तक भी शेयर करें, जिससे कि हमारा ये परिवार यूट्यूब चैनल का बीके एग्रीकल्चर क्लासेस का बड़ा होता जाए और आप सभी का स्नेह प्रेम ऐसे बना रहे और हम अच्छे से अच्छे कंटेंट देने का प्रयास करें और आप सभी की सफलता आपके मुकाम तक हो, मैं यही ईश्वर से कामना करता हूँ। आज महानवमी, माँ लक्ष्मी आप पे सदा सहाय हों, यही मेरी आप सभी से के लिए ईश्वर से प्रार्थना है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक हमारा है, ये क्या करता है, बेनिफिशियल होता है किसानों के लिए। यानी दलहनी फसल किसान की आय बढ़ाने में सहायता प्रदान करती है और ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से नकदी फसल के रूप में भी उपयोगी होता है। तो कहने का मतलब दलहन की मांग पूरी साल भर रहती है, तो जिससे ये हमारे लिए कैश क्रॉप यानी नकदी फसल के लिए लाभकारी रूप में होता है। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो सरकार द्वारा दलहनी फसल के लिए एमएसपी और अन्य प्रकार के अनुदान दिए जाते हैं, जिससे कि दलहनी फसल को बढ़ावा मिले। अर्थात कहने का मतलब दलहनी फसल की उपयोगिता हमारे जीवन में वर्ष भर रहती है और इसकी मार्केट वैल्यू अधिक रहती है, क्योंकि हमेशा हमें दलहनी फसल की उपयोगिता पड़ती है, जो कि प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। तो इसलिए इसको हमें उगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, किसानों की आय बढ़ाने के लिए हम इस दलहनी फसल को अधिक से अधिक उगाने का प्रयास करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये कम पानी और कम उर्वरक खाद के साथ आसानी से उगाया जा सकता है। तो ये लिए हमारे लिए बहुत ही कम और खर्चीला होने के कारण अच्छे से हम इसको ग्रो कर सकते हैं और हर एक सीज़न में अलग अलग प्रकार की क्रॉप को उगा सकते हैं दलहनी फसल के अंतर्गत। जैसे मैंने आपको बताया रबी, खरीफ और जायद, और उनके जो भी क्रॉप्स हैं उनके बारे में भी मैंने चर्चा किया। और यहाँ पे सरकार के द्वारा आपको प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, अनुदान भी दिया जा रहा है कि जिससे आप दलहनी फसल को बढ़ाने में अपनी योग्यता दें। आर्थिक रूप से अगर आप सक्षम नहीं है दलहनी फसल उगाने में तो सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं के द्वारा आप दलहनी फसल पर एमएसपी और अन्य अनुदान पाकर आप अपनी फसल को अच्छा पा सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा समय समय पर अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं और रोग और कीट जैसे अन्य चीज़ों का भी आप इसमें अपने द्वारा सुझाव प्राप्त कर सकते हैं। तो
आप सभी की आय को बढ़ाने में ये सहायता प्रदान करती है आपकी, जिसको हम बूस्ट इनकम कह सकते हैं आपका। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक आपका है जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण, यानी यह बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत ही उपयोगी है दलहनी फसल। क्योंकि दलहनी फसल जो होती है ये ज़्यादातर क्या होती है, कीटनाशकों की ज़रूरत कम पड़ती है और ये रासायनिक प्रदूषण नहीं करता है। अर्थात कहने का मतलब दलहनी फसलों में ज़्यादातर कीट और फंगस वगैरह कम लगते हैं और आसानी से अडॉप्ट कर लेता है ये इन्वायरमेंट को, जिससे कि कम कीटनाशक और कम रासायनिक दवाओं का उपयोग करके हम दलहनी फसल को आसानी से उगा सकते हैं। और इसके बाद यह कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में सहायता प्रदान करता है, जिससे कि पर्यावरण आपका संरक्षित होने में सहायता प्रदान करती है। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि ये दलहनी फसल किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हो रही है, जो से प्रोटीन के रूप में, दूसरा चीज़ आर्थिक महत्व के रूप में, तीसरा आपका नकदी फसल के रूप में, और उसके बाद बूस्टर के रूप में होता है आर्थिक। और अगला आपका आता है पाँचवा जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के रूप में, यानी हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए इसमें जो रासायनिक खाद और उर्वरक का उपयोग करते हैं, जो वायुमंडल में मिलकर घुलकर वायु को प्रदूषित करते हैं, तो इसमें कम से कम आप रासायनिक खाद और उर्वरकों का उपयोग करके आप दलहनी फसल को आसानी से उगा सकते हैं। और इसके अलावा आप दलहनी फसल को अपने जीवन में नकदी के फसल के रूप में उगा सकते हैं। तो आज का ये कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, तो आप कमेंट के द्वारा ज़रूर मुझे शेयर करें। और आपके जो भी विचार, आपके मन में कोई रीस चल रही है या कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जो आपको लग रहा हो कि बेहतर है एग्ज़ाम के लिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम उस टॉपिक पे वीडियो पहले बनाने का प्रयास करेंगे और आप सभी तक अच्छे से अच्छे कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। तो आगे चलते हैं, हम और भी टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है कि भारत द्वारा दलहनी फसल को उगाने का लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। तो जिनमें मुख्य रूप से आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं NFSM, यानी नेशनल फेडरेशन स्कीम सिक्योरिटी मिशन। यानी कहने का मतलब दलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए समय समय पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन द्वारा अनेक प्रकार की तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है और आर्थिक रूप से आपको भी ये सुरक्षा प्रदान की जाती है। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री कृषि योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यानी जो फसलों में जल संसाधन की कमी होती है, यानी सिंचाई की साधन नहीं उपलब्ध होते हैं, उनकी कमी को भी यह पूर्ण करता है और संसाधन पर जोर देने का कार्य करता है। उसके बाद जैसे मृदा में अनेक प्रकार के रोग विकार और फर्टिलिटी की समस्या आती है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी की योजना बनाई गई, जिससे कि किसानों की मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के लिए अनेक प्रकार की जांच कराए जाते हैं, जो कि मृदा की स्वास्थ्य की देखभाल में सहायता प्रदान करती है और हमारी मृदा में किस प्रकार के पोषक तत्व की कमी है, इसकी भी जानकारी हमें मिलती है, जिससे हम उस प्रकार के खाद और उर्वरक का उपयोग करते हैं। फिर अगली आती है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो कि दलहन और उत्पादन में वृद्धि करता है, अनुसंधान और विकास को भी बढ़ावा देता है। तो ये हमारे टॉपिक्स थे जो कि भारत सरकार द्वारा दलहनी फसल उत्पादन के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई गई, जिससे कि हमारे दलहनी फसल की वृद्धि हो सके और आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सके। तो हमने आज इन सभी चीज़ों के बारे में कवर किया और आने वाला अगला हमारा जो टॉपिक है वो MCQ पर आधारित है, जो आप आज की थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसी से संबंधित कुछ प्रश्न आपके लिए हम लेकर आएंगे। तो ये कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है और ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। आप अपने द्वारा अपने सुझाव को ज़रूर हम तक शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने।